हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो गाइस, आज मैं आपके सामने रिमाइंडर्स की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनके साथ हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली जब हम पढ़ते हैं, हमने लास्ट 2 क्लासेस में जब हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा तो मैंने आपको क्वेश्चंस तो बता दिए कैसे करने हैं, लेकिन उनकी झलक वो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से लिखे हुए आएंगे ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस होते रिमाइंडर्स के ही हैं लेकिन वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। और एक बात, अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और इन केस अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो लिंक से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर मैथ्स विल बाय सुरभि सर्च कीजिए, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्योंकि क्या है ना, आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल सकती है, लेकिन कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल हो सकती है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको आज क्लास के बाद आपकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। ओके, तो चले अपने पहले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन आपके एक रिवीजन की तरह है, देखिएगा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है वो आपसे कि दो संख्याओं को जब हमने 33 से विभाजित किया, 2 numbers on dividing by 33 gives remainders as 21 and 28। जब इन दोनों संख्याओं को हमने 33 से विभाजित किया तो हमारे पास जो शेषफल आए वो आए 21 और 28। तो ये कुछ वैसे वाला कंसेप्ट हो गया। ध्यान से देखिए, x को जब हमने 33 से भाग दिया तो इसने हमें रिमाइंडर दिया 21, और ऐसे ही जब हमने y को 33 से भाग दिया तो इसने हमें रिमाइंडर दिया 28। अब पूछा है कि इन दोनों नंबर्स के योग को, यानी कि इनके सम को जब हमने 33 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, बताइए कैसे निकालेंगे। मैं बता चुकी हूँ, पहली क्लास में समझा दिया था और प्रूफ भी कर दिया था आपके सामने कि कैसे आता है। तो उसको आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर्स को शेषफल का भी योग कर देंगे और उसे 33 से विभाजित करेंगे और देखेंगे कि शेषफल क्या बच रहा है। तो 49 को जब हमने 33 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 16, और यही आपका आंसर है। तो यहां से आपका आंसर आ गया डी पार्ट। आया समझ? ये बेसिकली आपका पिछले वाला क्वेश्चन है, पिछले वाला कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा आपके पेपर में क्वेश्चन। रिमाइंडर कभी भी वो आपको ऐसा नहीं दे देगा, फाइंड रिमाइंडर और उसके बाद ऐसे लिख के दे देगा। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे कि प्रॉपर लिखा होगा कि कैसे कैसे क्या रिमाइंडर आ रहे हैं और उसके बाद उन नंबर्स के साथ हमने क्या किया, उन्हें मल्टीप्लाई किया, उन्हें डिवाइड किया, उन्हें ऐड किया, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया। और एक बात, आज की क्लास में हम एक नई चीज भी सीखेंगे, तो प्लीज एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी आपका पिछले वाले कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। इसमें कहा है कि इफ 3 डिवाइड्स द इंटीजर n, यदि पूर्णांक n को 3 से विभाजित किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे एक ये नंबर है n और इसे हमने 3 से भाग दिया तो इसने हमें रिमाइंडर क्या दिया है 2, शेषफल क्या दिया है 2। अब पूछा है तब अगर 7n को 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। यार यहाँ पे इंटीजर लिखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइजर जो आपका होता है, जो आपका भाजक होता है, वो कभी भी आपका भाज्य यानी कि डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। तो इसलिए ये पॉजिटिव n ही आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है कि ये धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या में से हम कौन सी लेंगे, तो या पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता उस वक्त डिवाइजर। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट नहीं है, डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड से बड़ा हो जा रहा है। अगर हम n नेगेटिव ले लेते हैं,
अगर n माइनस 10 भी होगा तो भी वो 3 से छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर ना कह के इसे नंबर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। सो कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे रखा कि कुछ बच्चे ना पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, उस वक्त एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि ये छोटी छोटी बातें या तो ध्यान से निकल जाती हैं या इन पे ज्यादा ही ध्यान चला जाता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एन लेकर ही उसे सॉल्व करना, माइनस प्लस के फेर में मत पढ़ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इन्होंने पूछा है कि अगर n को डिवाइड करने पर 3 से r यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 7n को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। यार एक चीज बताओ, बहुत सिंपल है कि जब हमने कंसेप्ट सीखा था तब मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑपरेशन आप डिविडेंड यानी कि नंबर के साथ लगा रहे हैं वही ऑपरेशन आपका रिमाइंडर के साथ लग जाएगा। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप कि 7 को भी आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको 3 से भाग देकर देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो जब हमने 14 को 3 से भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। कैसे आया? 3 बेसिकली 3 इंटू 4 12 होता है, और इस 12 को जब हमने 14 में से घटाया तो हमारा आंसर आ गया 2। आ गया समझ? सही था। ये सब चीजें हम पहले समझ चुके हैं, सब कुछ इज जस्ट रिवीजन फॉर यू। कि अगर किसी ने नहीं रिवाइज किया है या कोई ऐसा आलसी बच्चा भी है हमारे साथ जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, तो आज उसका थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसे समझ में आ जाए कि पिछली क्लासेस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कुछ नया सीखेंगे। समझिए क्या? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 133, 133 से जब हमने किसी नंबर को भाग दिया, इसमें लिखा है जब हमने एक नंबर, मैं एक बड़ा सा नंबर n लेती हूँ और उसे जब मैंने 133 से भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 22। अब पूछा है कि अगर इस सेम नंबर n को अगर मैं 19 से भाग दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। अभी तक जो आपके डिवाइजर्स थे, जो आपके भाजक थे, वो हमेशा सेम थे, है ना। आप अपने पिछले क्वेश्चंस में देख लीजिए, यहाँ पर 33 ही आपका डिवाइजर है दोनों केसेस में। उसके बाद क्वेश्चन 2 में भी आपका 3 ही डिवाइजर है, लेकिन अब की बार आपके डिवाइजर्स चेंज हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको इस n से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको सीधा सिर्फ इस 22 को 9 से भाग करना है और उसके जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिख देना है और आपका आंसर आ गया 3। घबराओ मत, इसको मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से समझाऊंगी कि होता क्या है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक रूल होता है जो आपने बचपन में 3rd 4th स्टैंडर्ड में जब आपको डिवीजन के कंसेप्ट समझाया होगा तब ये वाला रूल आपको बताया भी होगा कि जो डिविडेंड भाज्य होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल होता है और उसमें हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल को जोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है। अभी हमने एक छोटा सा पीछे एग्जाम्पल देखा कि 14 जो था वो कैसे आया था, 3 इंटू 4 प्लस 2 ऐसे ही आया था। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, n की वैल्यू क्या है? पहला केस अगर आप देखें तो n की वैल्यू क्या है? 133 डिवाइजर से इंटू भागफल। हमें इस केस में क्वोशंट नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि भागफल हमारा क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे k और अब इसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे, तो यही हमारा n की वैल्यू बन जाएगी। बन गई ना हमारे n की वैल्यू यही। अब एक चीज बताओ, एक अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 24 और उसे मैं 3 से भाग देती हूँ, 24 को क्या मैं 8 इंटू 3 ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो जब मैं इस 3 को 3 से काट देती हूँ, इसका मतलब क्या है, ये जो 8 है ये बच गया, तो ये रिमाइंडर बचा है कि क्वोशंट बचा है? क्वोशंट बचा है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं 24 के लिखती और उसे 3 से भाग देती और मैं पूछती यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आता कि नहीं आता? सोच के देखो भाई। यहाँ पर 24 को जब मैंने यहाँ पर 8 इंटू 3 को जब मैंने 3 से भाग दिया
तो मैंने आपसे पूछा यहाँ रिमाइंडर क्या आया, तो आपने बोला 0 आया, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट गया है ना। तो यहाँ पर भी तो पूरा पूरा, इस k की कोई भी वैल्यू हो, इसमें तो 1 3 आ गया ना, इसमें तो 1 3 आ गया, तो उसके हिसाब से r हमारा 0 बच गया। अब यहाँ पर आ जाओ, हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस n को 19 से भाग देना है। तो इसका मतलब ये n है, n की वैल्यू तो ये है ना, तो इस n को जब मैंने 19 से, एक सेकेंड, जब इस n को मैंने 19 से भाग दिया तो यहां पर क्या हुआ, हम इस टर्म को अलग सॉल्व करें और इस टर्म को अलग सॉल्व करके देखें। अब ये 133 जो है ये पूर्णतः 19 से विभाज्य है। 133 19 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। देखो कैसे, 19 इंटू 7 और इस k को एज इट इज लिख दूं, डिवाइडेड बाय 19 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 19। अब आप देखो ये तो पूरा कट गया, तो यहां से जो रिमाइंडर आया वो तो 0 आया और यहां से रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। तो इसका मतलब हमें इस वाली वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें जो रिमाइंडर है उसी से बात करनी है और कुछ नहीं। यूनिट डिजिट पे फोकस करना था और रिमाइंडर पे हमें सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो इस चीज को समझे आप लोग। तो अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अगर सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो डिवाइजर है हमारा D2, ये पहले वाले डिवाइजर का कोई फैक्टर तो नहीं है। देख लीजिए खुद ही, 133 का सीधा सीधा फैक्टर है 19। इस वजह से हम यहाँ पे सीधा हम रिमाइंडर, हम ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको देखते ही नहीं है। इसकी ट्रिक यही है कि यहाँ पे अगर ये इसका डिवाइजर है, अगर ये इसका फैक्टर है, तो आप सीधा सीधा जो रिमाइंडर बच रहा है पहले केस में उसे आप अपने दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे भी मिल गया आपको 22 को डिवाइड करने पर 19 से 3। अब एक चीज, अगर आप में से किसी के भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि यार इन केस अगर ये इसका फैक्टर नहीं हुआ तो आपका D2 दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले वाले डिवाइजर का फैक्टर नहीं हुआ तो, जैसे यहाँ पे 133 पूरा पूरा भाग जा रहा था 19 से, लेकिन अगर ऐसा केस नहीं हुआ तब क्या करोगे? तब ऐसा क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है और इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके पेपर की नहीं है। क्वेश्चन बनने अगर इससे ज्यादा, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि नंबर कि ऐसा कुछ करते हैं कि आपका ये जो नंबर्स हैं ये आपस में डिविजिबल नहीं होते हैं, तब आपको और भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। लेकिन कोई भी डिवीजन का कंसेप्ट हो, इस वाले फॉर्मूला के साथ वो हो ही जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। आया समझ में? तो अब एक और क्वेश्चन देखें, उसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे सीधा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, लेकिन घर जाके इसे फिर से ट्राई करना, कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है कि अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि n को जब हमने 153 से डिवाइड किया 153 से, तो r हमारा आया 36। अब पूछे अगर इस सेम नंबर n को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा r क्या आएगा? शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि सीधा सीधा 36 को 17 से भाग दो और r आ गया हमारे पास 2। 17 दूनी 34 और उसके बाद कितना बचा? 2। तो आंसर आ गया B। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कैसे हुआ, तो भाई सीधा सीधा है, 17 जो है 17 इंटू 9 अगर आप करके देखें तो आपका आंसर आता है 153 और 153 पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसके आगे कुछ भी हो, चाहे k लगा दीजिए, चाहे l लगा दीजिए, चाहे m a b c d x y z कुछ भी लगा दीजिए, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो अब क्या बच गया आपके पास? सिर्फ और सिर्फ ये रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर के हिसाब से आंसर आ गया 2। आया समझ में? शॉर्टकट और लॉन्ग टर्म मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया कि किस हिसाब से। आपके पास मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी सिखा दिया, ट्रिक भी सिखा दी, लेकिन मैं आपको फिर भी यही सलाह दूंगी, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और पेपर में तो ऑफ कोर्स ट्रिक ही यूज करनी है ज्यादा। अगर आपको ये नहीं भी मिले ना तो भी आप सीधा ट्रिक भी यूज करके आओगे तो भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, अब चलते हैं एक और तरीके का क्वेश्चन जो आपको डिवीजन इसमें रिमाइंडर्स के कंसेप्ट में देखने को बहुत बार मिल जाता है। ये पूरी तरीके से रिमाइंडर का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन हाँ इसी टॉपिक में कवर होता है। अब इसमें क्या है, अ डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। इफ द क्वोशिएंट इज 12, यदि भागफल 12 है तो भाज्य क्या है। हमसे भाज्य पूछा है, भाज्य यानी कि डिविडेंड, और अभी हम पीछे देखकर आए हैं ये वाला कंसेप्ट की डिविडेंड, हम ये वाला कंसेप्ट देखकर आए हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भागफल और भाजक का गुणनफल और उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या बोला है, ऐसे कुछ मैं ये डिनोशंस दे रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। इसका ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट को डिकोड करते हैं। जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का 15 गुना है, ठीक है, और दूसरी बात जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 3 गुना है। अब क्या बोला है, अगर क्वोशिएंट 12 है, उन्होंने इस Q की वैल्यू हमें 12 दे दी, तो यहां से सीधा सीधा डिवाइजर आ गया हमारे पास, कितना आ गया 180। अब पूछा है हमसे कि डिविडेंड की वैल्यू, तो हम यहां से अगर हमारे पास D आ गया तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। D क्या है 180 और 180 इज इक्वल टू 3R, तो R की वैल्यू क्या आ गई 180 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 60। अब हमारे पास D आ गया, R आ गया और Q हमारे पास 12 था ही, तो D की वैल्यू क्या आ गई, हमारे D की वैल्यू आ गई 180 इंटू 12 प्लस 60। यहाँ पर जो मिस्टेक पॉइंट है, जहां पर आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्या है कि हम ये D इंटू क्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे नहीं निकाल चुके हैं, हमने ये D की वैल्यू निकाली है। बच्चे क्या करते हैं 180 प्लस 60 और फिर बोलते हैं मैम क्वेश्चन तो गलत है, आंसर है ही नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, और जैसे ही ये हुआ तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपके पास 2160 प्लस 60 और ये आ गया आपका पास 2220, यानी कि आपका सी पार्ट आया समझ। क्या करना था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वो हमने नोट किया और अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करी और इस फॉर्मूले को याद रखना। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए क्या, चलिए करा देते हैं, कोई बात नहीं। पिछले वाले होमवर्क का भी वैसे भी मेरे पास किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करके देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवीजन, इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन, मतलब विभाजन के एक प्रश्न में द डिवाइजर जो है वो 6 टाइम्स द क्वोशिएंट के है एंड 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है। अब बोला है इफ द रिमाइंडर, अब की बार हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है, तो अब बोला है 3 इंटू 40, रिमाइंडर की क्या वैल्यू है यहाँ पे 40, तो यहां से डिवाइजर आ गया, डिवाइजर कितना आ गया हमारे पास 120, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 120 इज इक्वल टू 6 इंटू क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट की वैल्यू क्या आ गई 20, 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20। अब बोला है कि फाइंड द डिविडेंड, अब आपके पास रिमाइंडर है, आपके पास डिवाइजर है और आपके पास क्वोशिएंट भी है, तो आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइजर यानी कि 120 इंटू क्वोशिएंट यानी कि 20 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 40, तो ये क्या हो गया 120 इंटू 20 2400 प्लस 40, तो ये आ गया 2440 ए पार्ट। आसान था, कुछ भी ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की पीडीएफ आपको एज इट इज वहां मिल जाएगी, तो एक तरीके से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, कुछ ना से तो कुछ ही सही,
बाकी हाँ, मैं फिर भी जोर देती हूँ कि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए फिर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई नीड हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप वहां मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और प्लीज इतनी मेहनत लगती है इस पूरी पीपीटी, इस पूरी वीडियो, इस पूरी क्लास को बनाने में, तो कम से कम मैं आपसे बदले में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, एक आपका शेयर, लाइक, कमेंट तो मांग ही सकती हूँ। प्लीज इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। बाकी कुछ भी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।